Hi everyone, good evening. Welcome back to my channel. How are you? कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन समय में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और उनका जीवन आज से कितना अलग था? स्टूडेंट, तो आज हम कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक के अध्याय 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो न केवल बेहद रोचक है बल्कि हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में छुपी हुई जानकारी हमें हमारे अतीत की ऐसी एक रोमांचक यात्रा पर ले जाती है, जहां हम जानेंगे लोगों के जीवन में आए बदलाव, उनकी आदतें, उनके कार्य और उनकी सोच। विद्यार्थियों, मैं ये एनसीईआरटी की पूरी सीरीज़ ख़ास तौर पर उन सभी छात्रों के लिए बना रही हूँ जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आप न सिर्फ इस अध्याय की पूरी समझ मिलेगी, बल्कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी बहुत मजबूत हो जाएंगे, जो आगे चलकर हर एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे। ये पाठ हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाता, बल्कि ये भी समझाता है कि समय के साथ समाज कैसे बदलता है और इन बदलावों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस रोचक और ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस और अध्याय 9 को आसान, मज़ेदार और पूरी तरह से समझते हैं। अध्याय 9 है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। यहाँ पे है लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा था। प्रभाकर जो कि एक स्टूडेंट है, ये लोहार की दुकान पर लोहार को काम करते हुए देख रहा है। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। तो आइए जानते हैं लोहे के औजार और खेती। विद्यार्थियों, लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि लोहे का प्रयोग किस तरीके से हो रहा है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 5 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 6 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। तुम्हें खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी और कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। अब देखिए यहाँ पे राजा को सेना, महल, किले बनवाने के लिए धन चाहिए थे। वे किसानों से कर लेते थे।
अब इसमें क्या भरेगा? तीसरे में लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किए। आप इसमें क्या भरेगा? आप लोग यहाँ से नोट करके फिल कर लीजिएगा। गांव में कौन रहते थे? गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला, साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कडेसियार और अदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि ये पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। यहाँ पे है प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। नगर क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा वितरण, मूर्ति कलाएँ और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक के पास खेल रहे बच्चों को ये कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्हें बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको ये तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। ये सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा कि कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठन मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए।
उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्तियों की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए तैयार करो कि का शहर में, गांव में या फिर शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। कौन कहाँ रहता था, कहाँ रहता था, पता कर। और घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया था, ये भी आप बताइएगा। क्या महिलाएं कहानियाँ बताए व्यवसायों को अपना सकती थी? उत्तर के कारण बताओ। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली में मिला हुआ वलय कूप हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से कैसे भिन्न है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहरों महाजनपदों की राजधानी थी। अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी, जैसे कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो। अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप कुशल खाने, नली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे, पर यह वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकती हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन 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 पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 7 पृष्ठ 113 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। अब सिक्के देखते हैं। सिक्के पृष्ठ 90 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने यहाँ सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। आहत मतलब ठोक ठोक के। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं नमक के लिए। लंबे लंबे रास्ते, चादनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए शहरों से नमक के सौदागरों के। ईंट चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है था। व्यापारी किस चीज़ में इसका विनिमय करते हैं? वे किस तरह की यात्रा कर रहे हैं? आइए, नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा। मानचित्र 7 पृष्ठ 113 को देखो। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों के में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के लोगों के व्यवसाय की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। शिल्प तथा इतिहास। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी
काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा प्रायः काले रंग के होते थे और इनमें एक खास चमक होती है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियाँ का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थीं जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की बुनाई, कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बातें करता तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो